नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि आप लोगों को बीच में करंट अफेयर्स का क्लास कुछ स्लो हो गया था, मैं फिर से आ गया हूँ। और इस बार करंट अफेयर्स को एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में देने की कोशिश की जा रही है। जैसे द हिंदू पेपर का नाम आप लोग सुना हो। द हिंदू पेपर से बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जो कि एग्जाम में करंट अफेयर्स के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो हमने क्या किया है, इस जुलाई महीना से हिंदू पेपर का जो भी परीक्षा के लिए, सिविल सर्विस के परीक्षा के लिए या और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी तथ्य है, उनको सिलसिलेवार ढंग से हमने अपने से खुद से मेहनत करके इसे तैयार किया है। आइए देखते हैं कि इसका कितना हम लोग बेनिफिट उठा पाते हैं और यह कितना कारगर साबित होता है। तो द हिंदू का हमने 1 जुलाई का मैगजीन उठाया, पेपर लिया, और 1 जुलाई को द हिंदू के पेपर में, हाँ, द हिंदू 1 जुलाई 2026 के मुख्य समाचारों की यूपीएससी स्तर की समीक्षा हमने यहाँ प्रस्तुत की है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी और यूपीएससी के नीचे होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, वहाँ आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार, एक, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक, पीसी महालनोबिस के याद में हम लोग मनाते हैं। और भारत में डेटा संप्रभुता, डेटा सॉवरेंटी, यह न्यूज छपा था 1 जुलाई के हिंदू पेपर में। और इस न्यूज में हमें परीक्षा के लिए क्या क्या उपयोगी चीजें हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं। सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले इसको सुनिए। भारत में हर साल 29 जून या 1 जुलाई के आसपास सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के जनक, पूछ लेगा, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। महालनोबिस ने ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योग मॉडल तैयार किया था। जो भी चीजें हैं, हर लाइन, हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे सुनते जाइए आप बढ़िया से। मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई, भारत में सांख्यिकी से जुड़ी नोडल एजेंसी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई है। इसके तहत एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय काम करता है। जो पूछ देगा क्वेश्चन में कि जीडीपी, सीपीआई यानी महंगाई, आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन के डाटा को जारी करता है। तो जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के डाटा को कौन जारी करता है? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस सत्र का मुख्य बिंदु क्या है, आइए। हाँ, सरकार ने नीति निर्माण में डेटा की सटीकता को बढ़ाने की, डेटा की सटीकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी को अधिक स्वायत्तता देने और प्रशासनिक डेटा के डिजिटल एकीकरण की नई रूपरेखा पेश की है। ये तो इतना तक तो समझ में आ गया। अब इस न्यूज को हम लोग, हाँ, संवैधानिक और योजनागत दृष्टिकोण से देखेंगे। संवैधानिक दृष्टिकोण, नीति आयोग का क्या दृष्टिकोण है, और योजना आयोग या योजनागत दृष्टिकोण इसका क्या है। जब आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसे ही हम एक समग्र तैयारी करते हैं, और मुझे लगता है कि फिर आपसे करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा। अब इसका संवैधानिक दृष्टिकोण देखते हैं। 7वीं अनुसूची, 12 अनुसूची है संविधान में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 94 क्या है? जनगणना और सांख्यिकी की उद्देश्य से डेटा का संग्रहण की बात वहां की गई है। प्रमाणिक डेटा नागरिकों के लिए आर्थिक अधिकारों और
संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है। यह कॉन्सेप्ट हो गया। नीति आयोग का इस पर क्या रुख है? नीति आयोग का पूरा गवर्नेंस मॉडल डेटा संचालित नीति निर्माण, डेटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग पर आधारित है। आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तरीय रियल टाइम डेटा पर ही टिकी हुई। आयोग का सुझाव है कि राज्यों को अपनी सांख्यिकी ढांचे को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक, अब आता है इसका योजनागत मूल्यांकन क्या है। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी जैसी पहल नागरिकों और शोधकर्ताओं को सरकारी डाटा आसानी से उपलब्ध करा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों के डाटा में अंतर विरोध यानी डाटा डिस्क्रिपेंसी है होना और तकनीकी कौशल वाले जनशक्ति की कमी एक नीतिगत अंतर है। तो अभी हम लोगों ने 1 जुलाई को हिंदू पेपर में एक न्यूज उठाया था और था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और भारत में डेटा सॉवरेनिटी। इसके रिगार्डिंग अभी हमने जितना भी बातचीत किया है इसमें केवल करेंट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, योजना आयोग का दृष्टिकोण भी है और नीति आयोग का भी इसमें दृष्टिकोण है। ठीक, अब हम लोग आते हैं समाचार संख्या 2 पर। तो 1 जुलाई को हिंदू पेपर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज था वे था वित्तीय समावेशन सूचकांक, एफआई इंडेक्स और डिजिटल बैंकिंग की पहुंच। ठीक, इस समाचार में अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी बातें क्या सब। ठीक, तो सबसे पहले एफआई इंडेक्स कौन जारी करता है? यह सूचकांक प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। एफआई इंडेक्स मूल्यांकन के 3 स्तंभ हैं, पैरामीटर्स 3 हैं। हाँ, यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर 3 आयामों के आधार पर वित्तीय समावेशन को मापता है। पहला एक्सेस यानी 35% इसका वेटिंग दिया गया है, बैंकिंग आउटलेट एटीएम की संख्या। दूसरा उपयोग यानी यूजेज, इसका वेटेज दिया गया है 45%। बचत खाते, ऋण, बीमा, पेंशन का वास्तविक उपयोग। उसके बाद है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, इसको दिया गया है वेटेज 20%। वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता सुरक्षा और शिकायतों का निवारण। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का एफआई इंडेक्स स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान यूपीआई में हुई है, जो कि अभूतपूर्व वृद्धि है। अब एफआई इंडेक्स से रिलेटेड हम संवैधानिक प्रावधान, नीति आयोग के प्रावधान और योजना आयोग के प्रावधान की बात करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान कि अनुच्छेद 39 के बी में और सी में, जो कि डीपीएसपी के रिगार्डिंग में है, भाग 4 का, उसमें यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सधे और धन का संकेंद्रण न हो। वित्तीय समावेशन हर नागरिक को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़कर इस लक्ष्य को पूरा करता है। अब एफआई इंडेक्स में नीति आयोग का क्या रूप है? नीति आयोग वित्तीय समावेशन को आर्थिक असमानता कम करने का सबसे प्रभावी साधन मानता है, कॉन्सेप्ट है।
आयोग का रणनीतिक दृष्टिकोण है अब ध्यान केवल खाता खोलने पर नहीं है, बल्कि खाता धारकों का बीमा और माइक्रो पेंशन जैसी गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाओं यानी क्वालिटी सर्विस के उपभोग को बढ़ाने पर होना चाहिए। ठीक। योजनागत मूल्यांकन क्या है? जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल और प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई ने ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड्स के बढ़ते मामलों और ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करना एक बड़ी प्रशासनिक आवश्यकता है। तो अभी हम लोग एफआई इंडेक्स समाचार संख्या 2 को पढ़ रहे थे। ये एफआई इंडेक्स क्या है, वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है और इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है, संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है, कौन कौन संविधान के अनुच्छेद काम करेंगे, नीति आयोग का क्या रुख है और योजनागत मूल्यांकन क्या है। इस तरह से जब हम करेंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर्स के थ्रू ही हम लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी साथ साथ होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन अब कम पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चनों का वेटेज अधिक होता है जो कि करेंट में हुए घटनाओं से संबंधित, ताकि आयोग यह समझ सके कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं वह समसामयिक घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के गंभीर छात्र हैं तो आप पारंपरिक जो ज्ञान है उनको प्राप्त करने के साथ साथ आप जो समसामयिक ज्ञान है, जो करंट अफेयर्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें तो आपका पारंपरिक नॉलेज भी मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं 1 जुलाई को हिंदू पेपर में जो तीसरा महत्वपूर्ण समाचार था वह क्या था? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक, पूछेगा, गारंटी है, ग्रीन एनर्जी है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया के निर्यात के लिए पहला टेंडर। आइए, ग्रीन अमोनिया क्या है, हरित अमोनिया क्या है, पूछा जा सकता है। जब अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन को पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो हरित अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है? NH3 के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोजन को पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। इसे हरित अमोनिया कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? हरित अमोनिया, ग्रीन अमोनिया। इसमें कार्बन का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो क्या होगा फिर? इसका महत्व क्या है? अमोनिया का मुख्य उपयोग उर्वरक और रासायनिक उद्योगों में होता है। वर्तमान में भारत इसके लिए आयात पर निर्भर है। ठीक, इसका मुख्य बिंदु क्या है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने घरेलू विनिर्माण और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के पहले हरित अमोनिया आपूर्ति के वाणिज्यिक टेंडर की मंजूरी दे दी है। अब इसका हम लोग देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। पूछ देगा अनुच्छेद 21 क्या है। आप सोचेंगे क्यों पूछा, तो सरकार कहेगी इसलिए पूछे
क्योंकि हमें ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। जब हम ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें पर्यावरण का ख्याल रखना होगा, और पर्यावरण संरक्षण जब होगा तो हमारे वह जीवन और मौलिक अधिकार से संबंधित होगा, और जीवन और मौलिक अधिकार से संबंधित होगा तो वह अनुच्छेद 21 से संबंधित होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है, ध्यान रखना है, स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये भी उल्टा के पूछ सकता है, इस पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमारा, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक, तो अनुच्छेद 21 हरित अमोनिया जैसे स्वच्छ ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर पर्यावरण की रक्षा करता है। ओके, आगे बढ़े। आइए अब ग्रीन अमोनिया पर हम नीति आयोग का रुख देखते हैं। सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, देखिए बढ़िया चल रहा है। बीच बीच में हमारे फैकल्टी सब चेक करने आते हैं कि रिकॉर्डिंग सही हो रहा है या नहीं। आइए नीति आयोग का रुख देखते हैं अमोनिया, ग्रीन अमोनिया पर। क्या नीति आयोग का क्या विचार है? ठीक है, नीति आयोग के ऊर्जा रोडमैप के अनुसार भारत को कच्चे तेल, अभी E10 E20 नितिन गडकरी का हल्ला चल रहा है, आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारत को कच्चे तेल और गैस के आयात बिल, इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के क्षेत्र में वैश्विक प्रथम प्रस्तावक, फर्स्ट मूवर बनना होगा। आयोग इसके लिए तटीय राज्यों में विशेष हरित हाइड्रोजन हब बनाने की सिफारिश करता है। ठीक, अब आगे आइए, इसका योजनागत मूल्यांकन करते हैं। SIGHT साइट कार्यक्रम क्या है? स्ट्रेटजिक, हाँ, इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के तहत वित्तीय प्रोत्साहन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन हरित अमोनिया के उत्पादन की उच्च लागत और इसके सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन के लिए भारत में आवश्यक लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना बड़ा नीतिगत और ढांचागत अंतर है, जो कि भारत को ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में थोड़ा सा पीछे ले जाता है। अगर हम नीतिगत और ढांचागत क्षेत्र में अपने अंतर को कम कर ले तो हो सकता है आने वाले समय में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक उभरता हुआ देश हो। ठीक है, ये था हमारा 1 जुलाई का हिंदू पेपर का समीक्षा। अभी तक जो हम लोगों ने समाचार सुना है उसमें क्या सब था, उसका क्विक रिवीजन के लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है, तो आप भी उस फॉर्मेट को देखिए और अपने नोटबुक में उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। विषय हमने उठाया था सांख्यिकी दिवस और डेटा। इसमें हमने बात किया था मिनिस्ट्री ऑफ SPI के तहत NSO को नोडल संस्था बनाया गया है, महालनोबिस मॉडल की बात हुई, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC की बात हुई। ठीक, इसमें कोई अनुच्छेद संघ सूची की बात होगी जिसकी प्रविष्टि संख्या 94 में इसकी बात है, और यह प्रमाणिक डेटा से संबंधित है। नीति आयोग या योजना का टेकअवे क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम मंत्रालयों के बीच डेटा अंतर विरोध को दूर करने की एक चुनौती देता है। ठीक, ये पहला समाचार का शॉर्ट फॉर्मेट है। दूसरा हमने समाचार उठाया था FI इंडेक्स, वित्तीय समावेशन। ठीक, वित्तीय समावेशन में हमने देखा कि यह RBI जारी करता है। इसके 3D अप्रोच है, 3 आयाम अप्रोच है, पहुंच है, उपयोग है, गुणवत्ता है।
और इसमें सबसे बड़ी भूमिका डिजिटल पेमेंट की होगी, यूपीआई की होगी। और इसमें जो संवैधानिक अनुच्छेद काम करेगा वो अनुच्छेद 39 का बी काम करेगा और अनुच्छेद 39 का सी, जो कि आर्थिक समानता से संबंधित है। इसके बाद पीएम जनधन योजना और जेम ट्रिनिटी डिजिटल भुगतान बढ़ाए पर साइबर धोखाधड़ी को रोकना है, जो कि बड़ी प्रशासनिक आवश्यकता है। और उसके बाद हम लोगों ने अगला न्यूज पढ़ा हरित अमोनिया, ग्रीन अमोनिया के बारे में। यह SECCI सेकी द्वारा टेंडर जारी किया गया है, जिसमें NH3 यानी अमोनिया के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कि हम जानते हैं कि ग्रीन अमोनिया में जीरो कार्बन का प्रोडक्शन होता है, उत्सर्जन होता है, जिससे कि ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए हमारा प्रयास होगा। और ये अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, जीवन का मौलिक अधिकार जो है, ताकि हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिल सके। और इसमें अगर हम देखते हैं नीति आयोग का टेक अवे क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ये गठित किया गया है। उच्च उत्पादन लागत और भंडारण और बुनियादी ढांचे की कमी है, सरकारी और ढांचागत नीति की कमी है, इसीलिए वो नीतियां जिस समय में पूरी हो जाएगी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम बेहतर होगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे आज 1 जुलाई का इस वीडियो में आपको हिंदू पेपर का 1 जुलाई का समीक्षा मिलेगा। अब लगातार आज 16 जुलाई है, आप लोग चैनल के साथ बने रहे। 1 जुलाई से लेके 16-17 जुलाई तक का सारा समीक्षा बना हुआ है। अब आपको प्रत्येक दिन हिंदू जैसे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों का, मैगजीनों का आपको समीक्षा हिंदी में उपलब्ध रहेगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।